हर्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ज एक्सपेरिमेंट से पहले हम एक चीज समझें कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल बहुत सारे हैं और सबसे इजीली अवेलेबल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ग्लास। ग्लास, लेकिन इस ग्लास में कुछ खराबी है। कुछ, कितना भी बढ़िया परफेक्टली क्लियर ग्लास हो, लेकिन ये कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ वेवलेंथ ऐसी होती हैं जिनको ये अपने अंदर से पार नहीं जाने देता, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है अवेलेबल, बहुत बहुत महंगा, ग्लास के कंपैरिजन में बहुत महंगा, क्वार्ट्ज। ये नेचुरल ग्लास जो है वो एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, बनाया जाता है इसको, और क्वार्ट्ज एक नेचुरली अवेलेबल स्टोन जैसा स्ट्रक्चर है, और ये बढ़िया वाले ग्लास से भी कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है एकदम। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट डू नॉट एब्सॉर्ब एनी काइंड ऑफ वेव, अपने अंदर से सारी की सारी वेव्स को पार जाने देता, एब्सॉर्ब नहीं करता। समझ आई बात ये? तो हर्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हर्ज ने एक ट्यूब बनाई। हर्ज ने एक ट्यूब बनाई और बिल्कुल वैसी ही ट्यूब थी जैसी कि कैथोड रे ट्यूब, जैसी कि कैथोड रे ट्यूब थी वैसी ही थी, और उसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन किया हुआ था। थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन था। एक्चुअली तो वो कैथोड रे ट्यूब पर ही काम कर रहे थे। ये तो फिनोमिनन अचानक से डिस्कवर हो गया। अचानक से उन्हें कुछ ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अपने उस कैथोड रे ट्यूब में मॉडिफिकेशंस किए और फिर इसी के ऊपर डिटेल काम किया। कैथोड रे ट्यूब की तरह ही उन्होंने ये क्या बना ली थी? एक ग्लास ट्यूब बना रखी थी ये, ठीक। लेकिन इसके एक पार्ट में उन्होंने ग्लास ट्यूब ना लगा करके, ग्लास ना लगा करके उन्होंने क्या लगा दिया? क्वार्ट्ज विंडो लगा दी, क्योंकि उन्हें ग्लास के साथ प्रैक्टिकल करने प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ लाइट वेव्स लेंस को वो एब्जॉर्ब कर रहा था, तो पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इस क्वार्ट्ज के ठीक सामने उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लगाया, एक इलेक्ट्रोड सामने लगा दिया। कैथोड रे ट्यूब का जब पूरा एक्सपेरिमेंट है, और इस पूरे के अंदर उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया? वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट कर दिया इन्होंने इसके अंदर, बिल्कुल वैसी जैसे कि जे थॉमसन का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। और साथ ही साथ उन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक स्पेशल डिवाइस के साथ जोड़ा, जिससे वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज कर सकते थे और इनकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते थे। पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट को यूज कर लेते हैं एक तरह से ये। एक रियोस्टेट जैसा स्ट्रक्चर, और उसे जोड़ दिया किससे? बैटरी से। राइट। और ये जो दोनों टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल्स पर उन्होंने वाइपर आर्म लगा दिए। दो वाइपर है यहां पर। एक ऐसा रियोस्टेट है जिसमें कि डबल वाइपर है। अभी आप देखिए ध्यान से, ये वाइपर आर्म कहां लगा हुआ है? पॉजिटिव की तरफ लगा हुआ है। तो ये जो प्लेट है इट इज पॉजिटिव, और ये वाइपर आर्म कहां लगा हुआ है? टुवर्ड्स निगेटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगी। इसी वाइपर आर्म की मैं दूसरी पोजीशन बनाऊं, इसको मैंने यहां ले लिया और इस वाले वाइपर आर्म को यहां ले लिया, तो देखना जरा ध्यान से। अब ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी वाली प्लेट क्या? निगेटिव, क्योंकि निगेटिव टुवर्ड्स निगेटिव आ गई। प्लस
सपोज ये बैटरी आपकी 100 वोल्ट की है, तो ये वाला एंड आपका बनेगा 100 वोल्ट पर और ये 0 पोटेंशियल पर। ठीक है, इन दोनों वाइपर्स के बीच में जितना बड़ा गैप रखा जाएगा, दोनों प्लेट्स के बीच उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर दोनों वाइपर आर्म एक ही जगह लाकर लगा दिए, दोनों वाइपर आर्म एक ही जगह लाकर लगा दिए, एक वाइपर आर्म ये वाला लगा दिया और दूसरा लगा दिया ये एंड 100 वोल्ट पर है, ये एंड कितने पर, 0 वोल्ट पर। सपोज ये 60 वोल्ट पर है, तो दोनों को 60 वोल्ट मिल रहा है ना, उस टाइम क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल तो होगा, इसका भी 60 वोल्ट होगा, इसका भी 60 वोल्ट होगा, लेकिन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। जितना इन दोनों वाइपर आर्म्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। कहां, इन दोनों प्लेट्स पर। ये पूरा अरेंजमेंट था उनका, किसके लिए था पूरा अरेंजमेंट, ये पूरा अरेंजमेंट था ताकि पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल सके और साथ साथ क्या कर सके, पोलैरिटी भी चेंज कर सके। कभी इसे पॉजिटिव किया, कभी इसे निगेटिव किया। साथ साथ ये जो प्लेट्स है लगी हुई, इन प्लेट्स के मटेरियल भी उन्होंने चेंज किए। जिंक लिया, कभी कॉपर लिया, कभी निकल लिया, कभी कोबाल्ट लिया, कभी गोल्ड लिया। प्लेट को भी बार बार चेंज करके देखते रहे। ठीक है, इवैक्यूएट किया हुआ है। दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे मेजर करने के लिए यहां लगा दिया एक सिंपली वोल्ट मीटर। और इस प्लेट, अगर यहां कोई करंट सेटअप होती है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उस करंट को मेजर करने के लिए लगा दिया क्या, एमीटर। ठीक है, हालांकि मैंने गलत जगह लगा दिया इसे यहां लगाना आप, वोल्ट मीटर के बाद में नहीं। ठीक है, यहां भी ठीक है। करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाया और ये वोल्ट मीटर लगाया, और ये एमीटर बहुत छोटी रेंज का था, माइक्रो एमीटर, जो माइक्रो एम्पियर्स की करंट को भी मेजर कर ले। ठीक है, ये पूरा सेटअप हुआ। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि अगर ये पूरा का पूरा अंधेरे में है, जिंक प्लेट के साथ स्टार्ट किया था उन्होंने, ये भी जिंक की प्लेट थी, ये भी जिंक की प्लेट थी। अगर ये अंधेरे में है, इसके ऊपर कहीं से लाइट नहीं आ रही, तो इस मिली एमीटर में या इस माइक्रो एमीटर में कोई भी करंट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, चाहे यहां उन्होंने कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, सीधी सी बात है, आप देखो ना कि इस एमीटर का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ओपन है, दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है, इस गैप में से करंट नहीं चल सकती, इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकते। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहां पर मैं लाइट इंसिडेंट करता हूं इस प्लेट पर, जिंक की प्लेट पर, तुरंत इस एमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगता है। लाइट यहां से इंसिडेंट करी, डिफ्लेक्शन आया, लाइट यहां से बंद करी, डिफ्लेक्शन बंद हो गया, खत्म हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस चाहे कितना भी लगा दिया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जैसे ही लाइट यहां इंसिडेंट हो रही है, जैसे ही यहां इस जिंक की प्लेट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है, इस लाइट वेव के इंसिडेंट होने से क्या हुआ, इस लाइट वेव के इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन निकले। और उस तब उन्होंने इसे रखा हुआ था पॉजिटिव, सामने वाले को। इस प्लेट का पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है एमीटर। इसका नाम दिया जाता है पर्टिकुलर नाम कलेक्टर। जो कलेक्ट करे वो कलेक्टर है, जो एमिट करे वो एमीटर है। तो उन्होंने कहा कि जैसे यहां लाइट इंसिडेंट होती है, इस जिंक प्लेट से एमिट होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर सामने वाला कलेक्टर पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, देखो जो मैंने ये रेड वाली पोजीशंस बनाई हुई है, रेड वाली पोजीशन में आपका कलेक्टर पॉजिटिव है और एमीटर कैसा है, नेगेटिव है। तो जैसे ही यहां से लाइट इंसिडेंट होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है यहां, और इन क्योंकि सामने पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एस्टेब्लिश कर दिया आपने एमीटर कलेक्टर के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है कहां, कलेक्टर की तरफ को होता है।
कलेक्टर की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, कलेक्टर पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। इसका मतलब भले ही ये एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, एमीटर कलेक्टर एक दूसरे के भले ही फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, लेकिन फिर भी इन एमीटर कलेक्टर के बीच में सर्किट पूरा हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना, इस एमीटर में करंट शो होने लगी, राइट। जैसे यहां से लाइट ऑफ करते थे तो ये करंट खत्म हो जाती थी। करंट खत्म होने का मतलब एमीटर कलेक्टर के बीच में सर्किट ओपन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां नहीं हो रहा। अगर वैक्यूम नहीं है तो फिर यहां आपको मिली एमीटर में करंट नहीं मिल पाएगी। रीजन ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बीच में ही लूज हो जाएगी एयर के या गैस के मॉलिक्यूल से टकरा करके। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर बहुत तगड़ा आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वैक्यूम तो उन्होंने इसलिए क्रिएट किया ना, ताकि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकें, बाकी कोई भी इफेक्ट यहां पर इंटरफियर ना करे। और बेसिकली वो प्रैक्टिकल कर ही रहे थे कैथोड रे ट्यूब पर। कैथोड रे ट्यूब में आपको पता है कि वहां वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, तो कैथोड रे ट्यूब पर ही काम कर रहे थे वो। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, अजीब सा इस ट्यूब को बनाने से पहले ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन ही ले लिया था। कौन सा ऑब्जर्वेशन? कैथोड रे ट्यूब पे काम कर रहे थे, उन्होंने जिंक की प्लेट लगाई, देखा कि हाँ लाइट जैसी इंसिडेंट होती है तुरंत अपने आप करंट स्टैब्लिश हो जाती है, इवन एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था वो बहुत हाई वोल्टेज पर उन्होंने परफॉर्म किया था, 20,000, 40,000, 60,000 वोल्ट पर परफॉर्म किया था उन्होंने। लेकिन इन्होंने देखा कि 50-60 वोल्ट पर ही करंट स्टैब्लिश हो जाती है अगर इसके ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर दें। तो बहुत कम पोटेंशियल पर 50-60 वोल्ट, 100 वोल्ट पर भी जाकर के करंट शो होने लगती है। तब उन्होंने ये कहा कि लाइट जब इंसिडेंट होती है इस जिंक की प्लेट पर या जो भी ये प्लेट लगी हुई है, तब इसमें से लाइट के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। लाइट के इंसिडेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं और ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन सामने कलेक्टर पर पहुंचते हैं। कलेक्टर एमिटर के बीच में एक सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हुआ, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो बना और वही करंट का फ्लो दिखा दिया, किसने दिखा दिया? एमिटर ने शो कर दिया। समझ गई बात? ये तो बिल्कुल बेसिक ऑब्जर्वेशन रहा, बेसिक ऑब्जर्वेशन रहा। लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने और डिटेल स्टडी करी, ग्राफ बनाए उन्होंने, बहुत सारे ग्राफ बनाए जिसमें लाइट की इंटेंसिटी को चेंज किया, लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, कलेक्टर एमिटर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, कभी उसे पॉजिटिव से निगेटिव लिया, और हर बार उन्होंने देखा कि करंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है उनका। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन कलेक्टर एमिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से क्या होगा, जो पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया, राइट। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया, एक गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया, किसका? एमीटर और कलेक्टर के बीच का। पॉजिटिव भी रखा एमीटर के रेस्पेक्ट में, कलेक्टर को पॉजिटिव भी रखा, एमीटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर को निगेटिव भी रखकर ऑब्जर्वेशन लिया। ठीक है, वो पॉजिटिव निगेटिव होना वो सब कुछ हम एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं, एक ही ग्राफ में उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। क्या ग्राफ बनाया उन्होंने, क्या ऑब्जर्वेशन लिया? एक्स एक्सिस पर लिया क्या? पोटेंशियल बिटवीन, बल्कि मैं पोटेंशियल भी ना करूं, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। हम ये मान के चले कि एमीटर जीरो पोटेंशियल पर है, तो कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव एक्सिस और ये नेगेटिव और ये जीरो पोटेंशियल। तो पहला ऑब्जर्वेशन उनका सिंपल सा ये ऑब्जर्वेशन था कि जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करी गई, किस पर? सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करी, कहां? इस एमीटर पर, और कलेक्टर को जीरो पोटेंशियल पर रखा विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। ध्यान रखिएगा,
कलेक्टर का पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एमीटर है। अगर एमीटर 10 वोल्ट पर है और कलेक्टर भी 10 वोल्ट पर है, तो कलेक्टर कितने पोटेंशियल पर है विद रेस्पेक्ट टू एमीटर? 0 पर। अगर कलेक्टर 10 वोल्ट पर है और ये 8 वोल्ट पर है, तो कलेक्टर का पोटेंशियल कितना है एमीटर के रेस्पेक्ट में? -2 वोल्ट। अगर कलेक्ट एमीटर आपका 10 वोल्ट पर है, कलेक्टर आपका 15 वोल्ट पर है, +15 वोल्ट पर, तो 5 वोल्ट है किसका पोटेंशियल? कलेक्टर का एमीटर के रेस्पेक्ट में। तो हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बात है क्या? पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। एमीटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कितना है। तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि अगर इस कलेक्टर का पोटेंशियल 0 रख दिया जाए, किसके रेस्पेक्ट में? एमीटर के रेस्पेक्ट में। एमीटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर का पोटेंशियल अगर 0 हो, तब भी इस मिली एम्पियर मीटर में, इस माइक्रो एम्पियर मीटर में हल्की फुल्की सी करंट दिखाई देती, इसका डिफ्लेक्शन दिखाई देता, पता लगता है कि हाँ करंट, सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। क्या कहा उन्होंने? ग्राफ पर यहां ड्रॉ किया। उन्होंने कहा कि जब कलेक्टर का पोटेंशियल एमीटर के रेस्पेक्ट में 0 है, तब भी करंट है, थोड़ी सी करंट है, हल्की फुल्की सी करंट है। अब उन्होंने क्या किया, इस पूरे पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट से कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव करते चले गए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव करते चले गए। एमीटर का पोटेंशियल वहीं रखा और कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव करते चले गए। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जब कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ा रहे, कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, तो करंट लगातार बढ़ती चली आ रही है। जब कलेक्टर 0 पोटेंशियल पर था तो हल्की करंट थी, कलेक्टर का पोटेंशियल हल्का सा पॉजिटिव किया, करंट बढ़ गई, और ज्यादा पॉजिटिव किया, करंट और बढ़ गई, और ज्यादा पॉजिटिव किया, करंट और बढ़ गई, और ये करंट बढ़ती चली जाती है एक सर्टेन लेवल तक। और फिर उसके बाद आप चाहे कितना भी पोटेंशियल पॉजिटिव कर, कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कर लीजिए कलेक्टर को, फर्दर करंट का इंक्रीज बंद हो जाता है। करंट नहीं रुक रही, करंट का इंक्रीज रुक गया। भाई पोटेंशियल कलेक्टर का 0 था तो हल्की सी करंट, पोटेंशियल कलेक्टर का 10 वोल्ट था तो और करंट, पोटेंशियल कलेक्टर का +12 वोल्ट, 20 वोल्ट था तो और ज्यादा करंट, 30 वोल्ट था। अब पता लगा 50 वोल्ट के बाद में आप चाहे 100 वोल्ट कर दो, अब करंट और ज्यादा नहीं बढ़ रही, और ज्यादा नहीं बढ़ रही। कौन सा एमीटर? ये अच्छा, ये वाला एमीटर, हाँ हाँ, ये 0 पोटेंशियल पर है या 0 पोटेंशियल पर नहीं भी है। ये 10 वोल्ट पर है और इसके 50 वोल्ट है, तो आप क्या कहोगे? कलेक्टर का पोटेंशियल एमीटर के रेस्पेक्ट में 40 वोल्ट है। अगर कलेक्टर का पोटेंशियल 0 हो, एमीटर का भी 0 हो, अगर एमीटर का पोटेंशियल 0 है, कलेक्टर का पोटेंशियल भी 0 है, तो कलेक्टर इज एट 0 पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। तो उन्होंने देखा कि करंट फ्लो हो रहा है, अब भी करंट का फ्लो हो रहा है। वो सारी एक्सप्लेनेशंस बाद में आएंगे कि क्यों हो रहा है, समझिए बात। एमीटर को तो आप ये कहोगे 0 ही पोटेंशियल पर है, ठीक है। एमीटर वाला जो ये वाइपर है, ये वाला वाइपर आपने लेके यहां लगा दिया 0 पर, ठीक है। और अब आप जो कलेक्टर वाला वाइपर है इसे चला रहे हो आप, जैसे जैसे आप दूर लेते चले जाओगे वैसे वैसे कलेक्टर आपका मोर एंड मोर पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एमीटर। तो पहला सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला यह आया था कि जैसे जैसे कलेक्टर का पोटेंशियल आप इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव में, वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रही है अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद करंट का बढ़ना, फर्दर कलेक्टर का करंट का बढ़ना रुक जाता है। अब करंट तो है लेकिन वो बढ़ नहीं रही, भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का आप कर दीजिए कलेक्टर का। करेक्ट। करंट कहां से शो कर रही है? करंट कहां से पता लग रही है? करंट पुनः पता लग रही है कहां से? इस मिली एमीटर से या माइक्रो एमीटर से, जो भी लगा रखा है, राइट। क्योंकि यह करंट फ्लो कर रही है, और कब कर रही है करंट फ्लो? जब लाइट का इंसिडेंट हो रहा है। तो करंट है ये नॉर्मल करंट है, ये वैसी ही करंट है जैसे आपकी सेल से मिलती है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। फिर भी इसका नाम उन्होंने रख दिया, एक स्पेशल नाम रख दिया इसका नाम रख दिया उन्होंने, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कोई अलग तरह की करंट नहीं है, वही है जो वहां पर मिलती है
तुलाराम जी के यहाँ वही वाली करंट है, लेकिन क्योंकि ये तुलाराम जी से नहीं आ रही थी, ये किससे आ रही थी, ये लाइट से आ रही थी, फोटोन से आ रही थी, फोटो से आ रही थी, लाइट से आ रही थी, जिसका नाम क्या रख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। सब कुछ करंट वैसी जैसी करंट हुआ करती है। तो उन्होंने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन लेवल विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर अप टू अ सर्टेन लेवल, उसके बाद जाकर करंट का बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या काम किया, अब उन्होंने यहां से इसको पोटेंशियल डिवाइडर से इसे उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया का मतलब कलेक्टर कलेक्टर का जो वाइपर है वो निगेटिव की तरफ ले लिया और एमीटर का वाइपर कहां ले लिया, पॉजिटिव की तरफ ले लिया। या यूं कहिए कि एमीटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर को निगेटिव कर दिया। समझ रहे हो, कलेक्टर का पोटेंशियल लोअर है, एमीटर का पोटेंशियल हायर है। अगर एमीटर 12 वोल्ट पर है तो ये 10 वोल्ट पर है, 8 वोल्ट पर है। तो क्या हुआ, कलेक्टर को निगेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। वो कैसे भी करा गया हो, एमीटर को 0 पर रख करके इसको निगेटिव कर दो, या एमीटर को हायर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका लेस पॉजिटिव है, कलेक्ट एमीटर रख दिया 15 वोल्ट पर, इसका रख दिया 12 वोल्ट पर, तो क्या है, कलेक्टर इज एट निगेटिव ऑफ 3 वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। एनीवे कलेक्टर का पोटेंशियल निगेटिव किया, तो उन्होंने देखा कि अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उससे भी कम हो गई जितनी जीरो पोटेंशियल पर आ रही थी। जब कलेक्टर का पोटेंशियल जीरो था तो एक हल्की सी करंट थी, लेकिन कलेक्टर का पोटेंशियल निगेटिव करते ही ये करंट कम हो गई, और कम हो और कम और कम और कम और कम, और जैसे जैसे कलेक्टर का पोटेंशियल निगेटिव बढ़ाते गए, एक सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर पर आकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल जीरो हो गई। एक सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल कैसी हो गई, जीरो हो गई। अब इसका पोटेंशियल और ज्यादा निगेटिव कर दो, जीरो से कम क्या होगा, कुछ भी नहीं, जीरो रहेगी करंट, कोई इफेक्ट नहीं इसके ऊपर। ठीक है, फिर से उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन इस बार कैसे रिपीट किया, इस बार उन्होंने यहां जो एमीटर पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी समझते हो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोमेट्री हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन देखो यहां अभी हॉल में दो रीजन बन रहे हैं। एक तो वो रीजन बन रहा है जहां सीधी सीधी धूप आ रही है, देखो मेरे यहाँ इस जगह पर मेरे धूप आ रही है ना, और यहां धूप नहीं आ रही। दिस रीजन हैज हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस रीजन हैज लोअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां कम है लाइट की इंटेंसिटी, यहां लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कहां बढ़ा दी, इस एमीटर पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई होगी हमें नहीं पता, धूप में रखा या क्या करा, 100 वाट का बल्ब लगा रखा था, फिर 200 वाट का लगा दिया इसके सामने, कैसे करा, लेकिन वो इंटेंसिटी बढ़ा दी। और फिर से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल उन्होंने रिपीट किया, फिर से पूरा का पूरा सारे ऑब्जर्वेशन रिपीट किया। मतलब इनिशियली कलेक्टर को रखा जीरो पोटेंशियल पर, किसके रेस्पेक्ट में, एमीटर के रेस्पेक्ट में, देखा कि करंट फ्लो कर रही है। लेकिन अब उन्होंने ये देखा कि अब जो करंट है वो उस करंट से थोड़ी सी ज्यादा है जो करंट पहले थी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ में। यहां लो इंटेंसिटी पर, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जीरो पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर पर जितनी करंट थी, सपोज ये 100 मिली एम्पियर थी, 100 माइक्रो एम्पियर थी, तो जब लाइट की इंटेंसिटी यहां बढ़ा दी तो 100 से 120 माइक्रो एम्पियर हो गई, थोड़ी सी करंट क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद वही किया, कलेक्टर का पोटेंशियल लगातार इंक्रीज करते रहे विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। तो बिल्कुल वही पैटर्न इन्होंने देखा कि वही सेम पैटर्न दोहराया जा रहा है, क्या कि विद द इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर द करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज अप टू अ सर्टेन लेवल। एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर फिर से करंट का इंक्रीज होना रुक जाता है। यह तो था कब, विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। फिर उन्होंने क्या किया, कलेक्टर को निगेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। फिर से उन्होंने ये देखा कि अब जो है कलेक्टर का पोटेंशियल निगेटिव करते ही, कलेक्टर का पोटेंशियल निगेटिव करते ही करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होने लगी, और अल्टीमेटली जितना पहले निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर पर करंट रुक गई थी, उतने ही निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर पर फिर से करंट रुक गई।
पहले अगर कलेक्टर के -2.5 वोल्ट पर आकर करंट रुक गई थी कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, तो अब भी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर भी करंट बिल्कुल वहीं आकर के रुक गई, उतने ही निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर के लिए करंट फिर से जीरो हो गई। समझ आ नहीं रहा था किसी को कुछ भी, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम थी। ठीक है, जिस निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर पर आकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, इस निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर को उन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया। उन्होंने क्या नाम दे दिया? इसका नाम दिया उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी ले लो, आप लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी ले लो, कम हो या ज्यादा हो। उन्होंने तो बहुत सारे ग्राफ बनाए ना, इससे भी कम करके देखी तो देखा कि एक और ग्राफ आ रहा है, वो ग्राफ का जनरल शेप वही का वही है, लेकिन अब मैक्सिमम सैचुरेट करंट क्या है? पहले वाले से कम है। ये आपकी इंटेंसिटी 1 हो गई, ये इंटेंसिटी हो गई 2, ये इंटेंसिटी हो गई 3। यहां से I3 मैक्सिमम है, I2 और कम है और I1 और कम है। तो उन्होंने कहा कि एक गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए इंटेंसिटी चाहे कुछ भी कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता, जबकि मैक्सिमम सैचुरेट करंट बदल जाती है विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट उतनी ही ज्यादा मिल जाएगी। जीरो पोटेंशियल पर भी करंट ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कलेक्टर का वो निगेटिव पोटेंशियल, जिस निगेटिव पोटेंशियल पर आकर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से रुक जाए, वो वहीं का वहीं बना रहता है। ये ऑब्जर्वेशन था क्या? वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर एंड वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ उन्होंने चेंज नहीं करी। मतलब क्या हुआ कि अगर ये येलो लाइट्स के साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये वाला ग्राफ भी येलो लाइट के लिए बनाया, ये वाला ग्राफ भी उसी लाइट के लिए बनाया इन्होंने, लाइट चेंज नहीं करी। समझ रहे हो? लाइट की फ्रीक्वेंसी या लाइट की वेवलेंथ का मतलब है लाइट का कलर चेंज होना। रेड लाइट आप अच्छी तरह जानते हैं, रेड लाइट की वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास की है, और जो ब्लू लाइट है, वायलेट लाइट है, उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की है। येलो लाइट की वेवलेंथ है लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 होता है एक्चुअली। तो उन्होंने ये चेंज नहीं करा। क्या चेंज नहीं करा? लाइट का कलर चेंज नहीं करा। एक ही कलर की लाइट से एक्सपेरिमेंट करते रहे, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट से एक्सपेरिमेंट किया पूरा का पूरा। ठीक है, एक ग्राफ और इसी में से निकाल लिया उन्होंने, एक ग्राफ और निकाल लिया, वो इसी ग्राफ का दूसरा रूप है। ये ग्राफ किस किस के बीच बनाया? ये ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया क्या? मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, PFEC लिख देता हूं मैं इसको सिर्फ, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। तो उन्होंने देखा इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। मतलब सिंपली क्या है, क्या इसका मतलब कि जब ये इंटेंसिटी I1 थी, सपोज मैं इसको कह रहा हूं ये 100 लक्स थी, लक्स इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैंडिला भी होती है, लक्स भी होती है। लक्स फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, वहीं से लिया गया है लक्स। ये जो लक्स नाम है साबुन का, ये वहीं से लिया गया। मतलब ये है कि आप लक्स यूज करोगे तो फिल्मी सितारों के सौंदर्य की तरह चमकने लगोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये। तो सपोज ये 100 लक्स था, फिर ये सपोज ये 200 लक्स है। तो उन्होंने कहा कि इस 100 लक्स पर जितनी सैचुरेट करंट होती है, उससे दुगनी सैचुरेट करंट कब है? जब आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट दुगनी कर दी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट 4 गुनी कर दो तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो सैचुरेट वैल्यू ये भी 4 गुनी हो जाती है। तो सीधे सीधे उन्हें एक रिलेशन मिला
कैसा एक लीनियर रिलेशन मिला इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। समझ रहे बात? ये ग्राफ और ये ग्राफ एक ही ऑब्जर्वेशन के दो पार्ट है। ये एक ही ग्राफ है दोनों, समझ गए? इस ग्राफ में से केवल दो पर्टिकुलर रीडिंग निकाल करके ये ग्राफ आपका बना लिया गया। इसमें वेरिएशन ऑफ फोटो कलेक्टर नहीं है। यहां भी आप अगर ध्यान से देखें तो इस करंट के लिए भी कलेक्टर सपोज 100 वोल्ट पर आकर के सैचुरेट हो रही करंट, तो इसके लिए भी 100 वोल्ट है, इसके लिए भी 100 वोल्ट है। इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है? इस ग्राफ के लिए क्या कांस्टेंट है? कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर विच इज फॉर सैचुरेट करंट। सैचुरेट करंट के लिए है, समझ रहे हो? देखो इन ग्राफ में से कई सारे उल्टे सीधे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ग्राफ बना करके दे दिया, आप पूछ लिया कि इनमें इसमें बताओ क्या कांस्टेंट है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा ग्राफ में क्या कांस्टेंट है, वो ग्राफ में कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। पूरे चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ्स हैं इसके अंदर, पूरा ग्राफ का ही खेल है पूरे चैप्टर का। इक्वेशन जो डेरिवेशन करेंगे वो भी ग्राफ में से निकाल कर लाएंगे उसे भी। तो यहां आपको कई सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में वेरिएबल क्या है और क्या उसके पीछे कांस्टेंट रखा गया। समझ गए बात? इस पूरी लाइन में अब क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरे ग्राफ को बनाने के लिए जो मैंने पहला वाला ग्राफ बनाया है इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है। एक गिवन फ्रीक्वेंसी और गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए ये वाला ग्राफ बनाया गया। अब ये ग्राफ बनाने के लिए क्या किया गया बताओ? अगर इन दोनों ग्राफ में देखा जाए तो क्या कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इन दो ग्राफ के लिए, लेकिन यहां इंटेंसिटी बदल गई, ये लोअर इंटेंसिटी हायर इंटेंसिटी। करेक्ट? अगर मैं ये 3 पॉइंट यहां बना लूं तो इन तीनों पॉइंट में क्या कॉमन है, क्या कांस्टेंट है? कलेक्टर का पोटेंशियल इसमें कांस्टेंट है। समझ रहे बात?